नमस्कार दोस्तों, आज जो बुक मैं आपके लिए लाया हूं वो है दुर्बा घोष की बुक सेक्स एंड द फैमिली इन कॉलोनियल इंडिया, जो भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल शासन के बारे में एक ऐसी कहानी को बताती है जिसके बारे में बहुत ही कम जांच पड़ताल और बातें हुई हैं। यह एक साथ बेहद व्यक्तिगत और राजनीतिक तथा निजी और सार्वजनिक दोनों है, और भारत में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के कामकाज के तरीकों के बारे में हमारी समझ को और ज्यादा विकसित करती है। यह 18वीं और 19वीं सदी की शुरुआत के दौरान ब्रिटिश पुरुषों और भारतीय महिलाओं के बीच यौन तथा रोमांटिक संबंधों और उन संबंधों के परिणाम स्वरूप मिक्स्ड फैमिली के असंख्य मामलों की कहानी है। हालांकि इस विषय पर बहुत ही कम अध्ययन किया गया है, इसलिए दुर्बा घोष ने पत्रों, वसीयतों, ब्रिटिश औपनिवेशिक आदेशों और अदालती कार्यवाहियों की सावधानीपूर्वक और कर्तव्यनिष्ठ आर्काइवल रिसर्च के माध्यम से यह बुक लिखी है, जिससे 18वीं शताब्दी के अंत में औपनिवेशिक भारत की एक तस्वीर तैयार हुई, जो ब्रिटिश राज की एक अलग और नैतिक रूप से मानक छवि के बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों, इस बुक की लेखिका दुर्बा घोष कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनका रिसर्च सब्जेक्ट भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का इतिहास, औपनिवेशिक शासन और कानून के इतिहास और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे आधुनिक उदार लोकतंत्रों में सुरक्षा और लोकतंत्र के बीच तनाव को समझने पर केंद्रित है। दुर्बा घोष इस बुक में बताती है कि ब्रिटिश पुरुष और भारतीय महिलाएं जो एक दूसरे के करीब आए, उसका कारण बहुत ही कम मामलों में रोमांटिक रुचि रही है, लेकिन ज्यादातर मामलों में म्यूचुअल नीड थी। दुर्बा घोष दर्शाती हैं कि जिन लोगों ने औपनिवेशिक शासन के दिन प्रतिदिन के कामकाज को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट किया, वे शारीरिक आकर्षण के प्रति काफी संवेदनशील थे और अक्सर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग भी करते थे। भारत में एंग्लो इंडियन आबादी पहले से ही इस तथ्य की गवाही देती है कि भारत के साथ ब्रिटिश संपर्क कामुकता और शारीरिक संबंधों तक फैला हुआ था, लेकिन जिन परिस्थितियों ने उन संबंधों को सुविधाजनक बनाया, जो एंजाइटी इसने कॉलोनियल और इंडियन माइंड में पैदा की, और इन संबंधों में शामिल महिलाओं पर इन संबंधों के कारण लंबे समय तक रहने वाले जो दुष्परिणाम हुए, उसके लिए बहुत जरूरी और करीबी जांच की आवश्यकता थी। ऐसा करने में घोष की माइक्रोस्कोपिक रिसर्च बेस्ड बुक कॉलोनियल रूल और एंटी कॉलोनियल भारतीय राष्ट्रवाद, जहां दोनों हम प्योर और दूसरे इनप्योर के सिद्धांत पर कार्य कर रहे थे, उससे रीडर्स का ध्यान दूसरे डायमेंशन में खींचने में सफल रही है। दुर्बा घोष की कहानी विलियम डेलरिम्पल, जिन्होंने इन रोमांस की घटनाओं में औपनिवेशिक मासूमियत का एक सौम्य क्षण देखा था, और इंद्रानी चटर्जी, जिन्होंने मुख्य रूप से शोषण और दुर्व्यवहार के लेंस के माध्यम से उनकी व्याख्या की थी, दोनों के द्वारा अपनाए गए प्रमाणों को आगे बढ़ाती है। दुर्बा घोष की कथा के भीतर बारी बारी से पावर और एजेंसी, रेशियल प्रेजुडिस और इनोसेंस, एक्सपीडियंसी और लव के विषय आते हैं। इस प्रकार वह एकत्र किए गए आश्चर्यजनक और अनुभव से भरे साक्ष्य के कैनवास पर एक लार्ज पिक्चर का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए, दुर्बा घोष को रिसर्च के दौरान इन विषयों के कुछ नमूने ब्रिटिश प्रकाशनों में भी मिले, जहां भारतीय महिलाओं के साथ संबंधों के बारे में लिखा गया है। दुर्बा घोष बताती हैं कि गाइडबुक्स ईस्ट इंडिया वेडमेकम, जिसे कैप्टन विलियमसन ने लिखा है, और उपन्यास हार्टली हाउस तथा कुछ यात्रा वृत्तांतों में अक्सर एक भारतीय महिला साथी होने के मुद्दे पर जोर दिया गया है। इन विवरणों में ब्रिटिश पुरुषों के लिए भारतीय महिलाओं के साथ यौन और पारिवारिक संबंधों में प्रवेश करना सामान्य और स्वाभाविक बताया गया है। फिर यह कंक्लूजन बताया जाता है कि पुरुष हमेशा अपनी पत्नियों के प्रति बहुत समर्पित हो जाते हैं, और यह भी दावा करते हैं कि इन संबंधों में शामिल महिलाएं आमतौर पर निम्न वर्ग से आती थीं, जिनकी नैतिकता संदिग्ध होती थी। इन ब्रिटिश पब्लिकेशन की किताबों में यदि किसी काल्पनिक कथा में अगर इंग्लिश पुरुष को भारतीय महिला को छोड़ना होता था, तो उसके कारण या तो भारतीय महिला की बेवफाई होती थी या उसकी मृत्यु होती थी, जिसके बाद इंग्लिशमैन कंपेनियन की समस्या को उसकी एक अंग्रेजी महिला के पास वापसी के साथ हल किया जाता था। कुल मिलाकर ब्रिटिश पब्लिकेशन में ये वर्णन एक ऐसी घटना पर चर्चा करते थे जो स्पष्ट रूप से उस समय के समाज में आम रही हो, और साथ ही साथ ब्रिटिश पुरुषों को भारतीय महिलाओं से सावधानी बरतने की सलाह भी देती थी, जिसमें भारतीय महिलाओं को ज्यादातर अनट्रस्टवर्थी साबित किया जाता था। ज्यादातर मामलों में दुर्बा घोष ने यह पाया कि इंग्लिशमैन भारतीय महिलाओं के साथ अपने रिलेशनशिप को छुपाकर रखते थे। इन मामलों की जानकारी उनके वसीयतों से होती थी, जिनको पढ़कर यह क्लियरली जाना जा सकता है कि इंग्लिशमैन अपनी भारतीय कंपेनियन की बजाय सिर्फ अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद थे।
चूंकि इन रिलेशनशिप्स की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होती थी, इसलिए भारतीय महिलाएं अपने इंग्लिश पार्टनर पर डिपेंडेंट होती थीं। हालांकि ये इंग्लिश पार्टनर अपनी भारतीय कंपेनियन को फाइनेंशियल सपोर्ट तो करते थे, लेकिन इनका पूरा ध्यान इस बात पर होता था कि इनके बच्चे यूरोपियन अपब्रिंगिंग और एजुकेशन ही लें। इसके लिए वो बच्चों को मां से अलग करके एक नियम के अनुसार उन्हें इंग्लैंड भेजते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था जिससे क्लास हायरार्की बनी रहे, बच्चे रेशियली क्लींस्ड हो जाएं और उन्हें यूरोपियन डिसिप्लिन के कंपार्टमेंट में फिट कर दिया जाए। ये प्रमाण कॉलोनियल एम्पायर के रेशियल सुप्रीमेसी माइंडसेट को उजागर करती है, क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर्स के बच्चों के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जिनकी मां भारतीय थीं, क्योंकि यह माना जाता था कि इन बच्चों के इल्लीगल होने की ज्यादा संभावना थी बजाय उनके जो ऑफिसर्स के थे। शायद दुर्बा घोष की पुस्तक में सबसे अधिक परेशान करने वाला विवरण उस इम्यूनिटी का है जिससे अंग्रेज भारतीय महिलाओं का यौन शोषण करके बच जाते थे। वह बलात्कार के ऐसे उदाहरण बताती हैं जिनमें अंग्रेजों को सुनवाई के लिए लाया तो जाता था, लेकिन केस को खारिज कर दिया जाता था क्योंकि पीड़िता या गवाहों या दोनों को अदालत में झूठे दलीलों से बदनाम करके और उन पर अपराधी को लालच देने और उन्हें झूठा फंसाने का आरोप लगाया जाता था। घरेलू हिंसा के मामलों में यूरोपीय लोगों को कोर्ट में हल्की फुल्की डांट फटकार के बाद हमेशा छोड़ दिया जाता था, और बहुत कम ही ऐसा होता था जब गंभीर मामलों में उन्हें जेल की सजा मिलती थी। इन अदालती फैसलों में दुर्बा घोष को यह महसूस हुआ कि कोर्ट और प्रशासन ने न्याय और समानता का एक बाहरी मुखौटा पहन रखा है जो यूरोपीय और भारतीयों का न्याय करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अंतर को प्रभावी ढंग से छिपाने की कोशिश करता है। इस प्रकार दुर्बा घोष इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि यूरोपियन पुरुष कॉलोनियल पावर का इस्तेमाल भारतीय महिलाओं का शोषण करने में भी करते थे और एक पुरुष प्रधान सोच से प्रेरित थे। लेकिन दुर्बा घोष की ये बुक सिर्फ इसी विषय पे बात नहीं करती है। अपनी स्टडीज में दुर्बा घोष ने कम ही सही लेकिन ऐसे मामले भी पाए जिनमें यूरोपियन पुरुष अपने बॉस के प्रति जिम्मेदारी और अपनी भारतीय कंपेनियन से जुड़ाव के बीच झूलते नजर आए। ऐसा ही उदाहरण है विलियम किर्कपैट्रिक और जेम्स पाल्मर का, जिन्होंने अपने भारतीय कंपेनियन के लिए खुद का भारतीयकरण किया और भारतीय कल्चर और भारत को ब्रिटिश लोगों और सरकार के सामने रखा। इसी प्रकार भारतीय महिलाओं में से बेगम शामरू का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। दुर्बा घोष की स्टडी बताती है कि कैसे बेगम शामरू ने अपने यूरोपियन पार्टनर से रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके अपनी सोशल रैंक को बढ़ाया और एक पावर ब्रोकर बन गई और अपनी एक प्राइवेट मिलिट्री का भी निर्माण किया। दुर्बा घोष की यह पुस्तक कॉलोनियल इंडिया को स्टडी करने वाले स्कॉलर्स के साथ साथ उन लोगों के लिए भी बेहतरीन रिसर्च है जो किसी भी विषय के फॉर एंड अगेंस्ट दोनों पढ़ने में रुचि रखते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के एक छिपे हुए पहलू पर प्रकाश डालते हुए घोष औपनिवेशिक शासन के भीतर की भूमिका को रेखांकित करती है। इस प्रकार लेटर कॉलोनियल स्टडीज में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, जबकि यह महत्वपूर्ण विषय काफी समय तक नजरअंदाज किया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की रिव्यू दुर्बा घोष द्वारा लिखी गई बुक सेक्स एंड द फैमिली इन कॉलोनियल इंडिया पे। दोस्तों, आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।